नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जो 23 और 24 जुलाई को ये जो चल रहा है, 23 को तो हो चुका है, आज 24 जुलाई को भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो लेवल 2 में हिंदी का जो पेपर था बिल्कुल उससे ही बिल्कुल जितने भी प्रश्न लिए गए हैं एग्ज़ाम में आए थे साथियों, इन प्रश्नों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा और प्रश्नों के उत्तर देखिएगा। और ये भी, अगर आपने इस पेपर को दे दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं दिया है, तो ऐसा पेपर बनने की आपके पूरी संभावना है साथियों। चलिए, जो जो प्रश्न हमें यहाँ पर मिले हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपके हिंदी है। एक बात और मैं बता दूं कि आपकी ये जो पेपर है साथियों, ये सिर्फ हिंदी का ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था, ट्रेजेडी शब्द किस भाषा का है। तो इसका ऑप्शन हमें नहीं मिला है। बाकी के जो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपको क्लियर बताने वाला हूँ साथियों। यहाँ पर प्रश्न था, विधा शब्द में कौन सा लिंग है। तो साथियों, विधा शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब ये जो पेपर है ये कब का है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 23 जुलाई को जो 3 बजे पेपर हुआ था साथियों, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो आपके हिंदी थी ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो विधा शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। क्योंकि विधा अच्छी होती है या अच्छा होता है। मैंने जब इतने दिनों से टेस्ट सीरीज चला रखी थी तो वहाँ पर आपको यही तो बताया था लिंग की पहचान के लिए कि अच्छी या अच्छा शब्द लगा के देख लेना, जिसमें जो सूट करता है, अच्छी होती है तो वो स्त्रीलिंग है और अच्छा होता है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। तो विधा कैसी होती है, अच्छी होती है, अच्छी होती है, मतलब ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वो था, आवश्यक का विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो देखो, आवश्यक का विलोम क्या होता है, आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक। क्या होता है, अनावश्यक होता है साथियों। अब आवश्यक में कौन सा उपसर्ग लगा कि ये अनावश्यक बन गया, तो आवश्यक में हम अन उपसर्ग यदि लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, अनावश्यक, जो कि किसका विलोम है, आवश्यक का विलोम है साथियों। तो इस प्रकार से अन उपसर्ग वहाँ पर विकल्प में आपके था तो वो आपका सही आंसर है और इसका विलोम क्या बन जाएगा, अनावश्यक बन जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आ रहे हैं साथियों। अब नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निहितार्थ शब्द में संधि पूछी गई थी कि भाई जो निहितार्थ शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो साथियों, निहितार्थ शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा निहित प्लस अर्थ। निहित प्लस अर्थ से शब्द बनता है निहितार्थ। अब जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, अ प्लस ए से क्या बनता है, आ बनता है साथियों। तो ऐसा कौन सी संधि में होता है, दीर्घ संधि में होता है। मतलब निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि वहाँ पर एक विकल्प में होगी, वो बिल्कुल सही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, वह शब्द है, वह जो शब्द है इसके बारे में पूछा गया था। विकल्प था निश्चयवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों, यहाँ पर वह जो शब्द है संबंधवाचक नहीं है, ना ही अनिश्चयवाचक है, बल्कि जैसे वह मेरा खेत है, वह वह राम है, तो मतलब वह जो शब्द है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ पर एक विकल्प में था साथियों, यहाँ पर ये चारों ही विकल्प में थे ना, तो चारों विकल्प तो बहुत से कम लोगों को याद रहते हैं, इसलिए जो आंसर है वो ज़्यादातर मिले हैं। चारों विकल्प तो किसी किसी प्रश्न में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर निश्चयवाचक वाला जो प्रथम विकल्प है यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। इस प्रकार से आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा गया था। तो वाक्य के, देखो लेवल फर्स्ट में भी लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी थी वहाँ पर भी इस प्रश्न को पूछा गया, फिर लेवल सेकंड में भी लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी थी वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया। तो हो सकता है चारों शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा जाए, तो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। वाक्य के कितने अंग होते हैं साथियों, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ठीक है, कर्ता के विषय में जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा साथियों। 2 अंग होते हैं ऐसा नहीं लिखा होता, सिर्फ वाक्य के कितने अंग होते हैं और विकल्प में 2 था, तो दूसरा वो जो 2 वाला जो विकल्प है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे तो क्या है आपके प्रश्न संख्या 7, अनुसार में कौन सा समास है। तो साथियों देखो, अनुसार में समास की बात की जा रही है। अनुसार में जो समास है वो है आपके अव्ययीभाव समास। देखो अव्ययीभाव समास कैसे है, क्योंकि अनुसार में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और सार यहाँ क्या है, मूल शब्द है। और यदि किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, या फिर किसी भी शब्द में अव्यय लगा हो, या फिर किसी भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो, क्या होती है, पुनरावृत्ति मतलब शब्द रिपीट होता है, जैसे धीरे धीरे, रात रात, दिनों दिन, इस प्रकार से बीचों बीच। तो जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, अव्यय लगा हो या फिर कोई उपसर्ग लगा हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है तो फिर इसमें कौन सा समास है साथियों, अव्ययीभाव समास ही है। तो अव्ययीभाव समास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, शायद काम चल रहा है में कौन सा काल अथवा वाक्य है। देखो इस प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि बताने वालों ने, बहुत से लोगों ने ये बता दिया कि शायद काम चल रहा है इसमें ये कौन सा काल है, और शायद काम चल रहा है इसमें कौन सा वाक्य है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर काल पूछा गया है इस प्रश्न में तो काम चल रहा है तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। अगर काल की बात करें तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। और शायद काम चल रहा है, अगर हम यहाँ पर वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर इसमें संदेह सूचक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे साथियों। संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत इसको सम्मिलित करेंगे। तो कमेंट करके जाना काल पूछा गया था या वाक्य पूछा गया था। काल पूछे तो अपूर्ण वर्तमान काल सही आंसर रहेगा, और वाक्य पूछा तो संदेहवाचक वाक्य सही रहेगा। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, अर्थ के आधार पर ही प्रकार है जिसमें किसी कार्य के होने या करने में कुछ संदेह हो या संशय प्रकट हो। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, राजस्थानी शब्द भाषा का हिंदी मानक रूप है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भाषा जो शब्द है इसका मानक रूप क्या होता है, भाषा होता है साथियों। क्या होता है, हिंदी में मानक रूप भाषा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल इसका शुद्ध मानक रूप है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, व्यक्ति का बहुवचन बनाइए। तो देखो व्यक्ति का बहुवचन, व्यक्ति तो एक होता है, और व्यक्ति का बहुवचन यदि हमें बनाना है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, व्यक्तियों बनेगा। क्या बनेगा, व्यक्तियों से। यहाँ पर बिल्कुल ये इसका बहुवचन है और व्यक्ति शब्द क्या है, एक वचन है। तो व्यक्तियों वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। जो बहुवचन पूछा गया था व्यक्ति का वो क्या बनेगा, व्यक्तियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखें। तो 11वां प्रश्न है, जातियों का एक वचन है। तो जातियों शब्द क्या है साथियों, एक बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है, जातियों शब्द एक बहुवचन शब्द है। और यदि हम इसका क्या बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं, तो एक वचन इसका क्या बनेगा, जाति। जाति एक वचन शब्द है, और इसमें बहुवचन अगर हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करें तो शब्द बनेगा जातियों। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मिला है वो है, इनमें से कौन सा अव्यय है। तो ऐसा है तो देखो, रचना का रचनाएं हो सकता है, जिज्ञासा का जिज्ञासाएं हो सकता है, फिर जब का जब की, और पूर्व और जब। तो ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें अव्यय में हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब शब्द या पूर्व शब्द, इनमें जो अव्यय शब्द है वो आपको देखना था प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो 13वां प्रश्न है, भोला में कौन सी संज्ञा है। तो साथियों भोला में भाववाचक संज्ञा है। कैसे है, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है साथियों, व्यक्ति के जो गुण दोष है, व्यक्ति के जो गुण दोष है, उन गुण दोषों के बारे में यदि कोई संज्ञा बताती है तो वो भी किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, उनको सिर्फ महसूस करना पड़ता है, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्ति को तो देख सकते हैं लेकिन वो भोला, उसका भोलापन तो उसके व्यवहार से दिखेगा ना साथियों। अतः इसमें यहाँ पर डायरेक्टली आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है, महसूस करना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो भोला है यार। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 है, साम्यिक में कौन सा प्रत्यय है। साथियों साम्यिक में प्रत्यय पूछा गया है, तो साम्यिक में जो प्रत्यय है वो है इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, साम्यिक में इक प्रत्यय है साथियों। इक प्रत्यय यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो भाई टोपी उछालना जो मुहावरा होता है इसका जो सही अर्थ है वो कौन सा रहेगा साथियों, निरादर करना या किसी का अपमान करना ही टोपी उछालना कहलाता है। तो इस मुहावरे का अर्थ रहेगा निरादर करना या अपमान करना।
अगला जो प्रश्न है आपके वो है हिमायती का अर्थ है, तो हिमायती का अर्थ किससे लिया जाता है? तरफदारी करना या फिर किसी का पक्ष लेना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, यही हिमायती शब्द का बिल्कुल सही अर्थ है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो वो है मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना कौन सी लोकोक्ति है? तो साथियों विकल्प इसके एक भी नहीं मिले हैं, अतः यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये 17 ही प्रश्न हमें मिले हैं। अगर आपको इनके अलावा भी किसी प्रश्न कोई आपको याद हो, लेवल 2 आपके SST का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कराया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।